हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का वीडियो है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण इस पार्ट का प्रश्न संग्रह 1.3 देखेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.3 के कुछ सवाल किए थे, तो जो पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए प्रश्न संग्रह 1.3 का जो सवाल बच गया था उसका भाग है, मतलब ये प्रश्न संग्रह 1.3 का भाग 2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण इस पार्ट का 6वां वीडियो है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.3 के कुछ सवाल किए थे। ये जो पहला सवाल है जो कृति के रूप में आपको दिया गया है, ये पिछले वीडियो में हमने कर लिया था। जो यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, यहाँ पे पहला लिखा है निम्नलिखित निश्चयकों का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो तीनों उप प्रश्न है ये हमने पिछले वीडियो में हल कर लिया था। और जो दूसरा सवाल है निम्नलिखित युगपत समीकरण को क्रैमर की पद्धति से हल कीजिए, इसका जो ये पहला सवाल है 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5। ठीक है, ये जो सवाल है हमने हल कर लिया था पिछले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक 1.3 का जो क्रैमर की पद्धति है उसका अगर बेसिक नहीं सीखा है तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम सवाल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा जो पहला सवाल है, ठीक है, तीसरे का जो पहला सवाल है, निम्नलिखित युगपत समीकरण को क्रैमर की पद्धति से हल कीजिए, ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दूसरे सवाल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा सवाल है वो 4x + 3y - 4 = 0 और 6x = 8 - 5y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका समीकरण जो है वो ax + by = c के रूप में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो समीकरण है वो ax + by = c इस रूप में नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो समीकरण है दोनों, ठीक है, इसको इस स्वरूप में लाना है, इस स्वरूप में लाना है। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण ax + by = c को इस स्वरूप में लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपका समीकरण है ये दोनों, ठीक है, पहले तो हम उनको इस स्वरूप में लाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है, ax + by ये बाया पक्ष की तरफ होना चाहिए, और जो आपका c है, ठीक है, मतलब जो आपका यहाँ पर c है, यहाँ पे जो संख्या है आपका, ठीक है, जो अचर है वो दाएं पक्ष पे होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बस यही आपको ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका चरांक है वो बाएं पक्ष में होना चाहिए और जो क्या कहते हैं अचर है वो दायां पक्ष में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4x + 3y ये बाएं पक्ष में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अचर है -4, अगर मैं इसको दायां पक्ष में लेता हूँ तो माइनस अगर दाएं साइड जाएगा तो ये हो जाएगा +4। तो 0 + 4 स्टूडेंट्स क्या होता है, 0 में अगर आप 4 जोड़ोगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा 4। ठीक है, तो आपका जो समीकरण है वो क्या बन गया, 4x + 3y = 4। ठीक है, अब यहाँ पे है 6x = 8 - 5y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे जो चरांक है y इसको हम किस ओर लेकर के जाएंगे, इसको हम बाएं पक्ष की ओर ले जाएंगे। ठीक है, जब ये बाएं पक्ष की ओर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें समीकरण क्या मिलेगा, 6x + 5y = 8। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें दो समीकरण मिल गया। ठीक है, हमने क्या किया है, समीकरण हमने नया नहीं बनाया, हमने बस समीकरण को बदला है, समीकरण को नई स्वरूप दी है, ax + by = c ये स्वरूप में इसको किया है। ठीक है, और आपको कोई भी सवाल कैसा भी दिया जाए आपको इसी स्वरूप में ला करके क्रैमर की पद्धति का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने उस स्वरूप में ला दिया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको आगे पता है। यहाँ पर हम लोगों को a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये ढूंढना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो पहला समीकरण है, यहाँ पे जो चरांक x है इसका जो गुणांक है वो आपका a1 होगा, मतलब आपका a1 4 हो गया। पहले समीकरण में जो चरांक y है इसका जो गुणांक है ये 3, ये आपका b1 होगा, और यहाँ पे जो अचर है 4, ठीक है, ये आपका c1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका a1 4 हो गया, b1 3 हो गया और c1 जो है वो 4 हो गया। ठीक है, अब जो दूसरे समीकरण में x का जो गुणांक है वो आपका a2 होगा, y का जो गुणांक है दूसरे समीकरण में वो b2 होगा, और यहाँ पे जो अचर है, ठीक है, जो 8 है ये आपका c2 होगा। ठीक है, तो a2 6, b2 5, c2 8। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 ढूंढ लिया। ठीक है, अब आपको अगला स्टेप पता है क्या करना है। ठीक है, आगे का जो स्टेप है आपको d dx और dy ढूंढना है। d ढूंढने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, a1/a2 b1/b2 यही आपका सूत्र है। अब a2 b2 आपने पहले ही ढूंढ करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे a2 b2 देखो कितना है, 4 और 6।
ठीक है, और B1 B2 कितना है 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 और 6 और यहाँ पे 3 और 5 रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट, आपको पता है 5 जो है वो 4 से जाकर के गुणा होगा और 6 जो है वो 3 से गुणा होगा और दोनों के बीच में माइनस, ठीक है, घटाना है आपको ये चिन्ह लगा करके, ठीक है। तो 4 गुणे 5 और 3 गुणे 6, 4 गुणे 5 क्या होता है 20 होता है और 6 गुणे 3 कितना होता है 18 होता है। तो 20 में से अब क्या करना है 18 को घटाना है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो हमें करना क्या है 20 में से 18 को घटाना है, माइनस करना है। तो 20 में से 18 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा अंक 20 है और 20 का चिन्ह प्लस है, तो आपको आंसर में भी जो आपका आंसर आ रहा है 2 आ रहा है, उत्तर आ रहा है, उसमें भी प्लस का चिन्ह दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको डी मिल गया 2, ठीक है। अब हमें dx और dy ढूंढना है, ठीक है। dx के लिए फॉर्मूला सूत्र क्या है स्टूडेंट्स, C1 C2 B1 B2, ठीक है। आपने C1 C2 यहाँ पे ढूंढा है, ठीक है। आपका C1 C2 कितना है 4 और 8, तो यहाँ पे हमने 4 और 8 रख दिया, ठीक है। B1 B2 हमने यहाँ पे देखो कितना रखा है 3 और 5, हमारा B1 B2 3 और 5 है, तो हम उसके जगह पे उसका मान रख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, जो 5 है वो 4 से गुणा होगा और 8 जो है वो 3 से गुणा होगा और दोनों घटाएंगे, दोनों को गुणा करके, ठीक है। तो 5 चौक 20 होता है और 8 तिरिक 24 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों माइनस होगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, 24 में से 20 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। और बड़े नंबर का, ठीक है, जो बड़ा अंक है उसका जो चिन्ह है वो माइनस है, तो आंसर में भी माइनस लगाएंगे हम, तो आपका dx कितना हो गया -4, ठीक है। इसी तरीके से आप डिवाइड ढूंढोगे, तो डिवाइड का सूत्र क्या है A1 A2 C1 C2, A1 A2 कितना है 4 और 6, C1 C2 कितना है 4 और 8, ठीक है। तो A1 A2 जो है वो 4 और 6 है, C1 C2 जो है 4 और 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, 8 जो है वो 4 से गुणा होगा और 6 जो है वो 4 से गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे 8 और 4 गुणा हो रहा है, 4 और 6 गुणा हो रहा है, और यहाँ पे आपको क्या करना है माइनस लगाना, क्योंकि आपका फॉर्मूला ही यही था, हमने पिछली वीडियो में देखा था, ठीक है। 8 चौक 32 होता है और 6 चौक 24 होता है, 32 में से 24 गया तो स्टूडेंट्स कितना होगा 8 होगा, ठीक है। तो हमने क्या ढूंढ लिया, हमने डी ढूंढ लिया, यहाँ पे डी कितना है 2 है, dx ढूंढ लिया -4 है और dy ढूंढ लिया 8 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता है आगे क्या करना है, क्रैमर के नियमानुसार x, अगर हमें x ढूंढना है तो क्या होगा dx बटे डी, ठीक है। आपको dx कितना मिला है -4 मिला है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। आपका जो dx है वो -4 है और d कितना है आपका 2, तो -4 बटे 2, ठीक है। 2 के पहाड़े में दोनों आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 2 मिला, मगर 4 को यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, तो आपके आंसर में -2 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। y ढूंढने के लिए क्या करेंगे dy बटे डी, ठीक है। आपका dy कितना है 8 है, यहाँ पर देखिए आपका dy 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, 8 बटे 2, d आपका 2 है, ये दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका हल क्या हो गया, दिए गए युगपत समीकरण का हल क्या है -2 और 4, ठीक है। -2 को पहले लिखेंगे क्योंकि वो x का मान है, ठीक है, और y का मान दूसरा लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम प्रश्न तीसरा देखते हैं, ठीक है। आपका जो प्रश्न तीसरा है वो है x + 2y बराबर -1 और 2x - 3y बराबर 12, ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो प्रश्न होता है उसको रूप में लाइए, कौन से रूप में, ax + by बराबर c। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपके दोनों समीकरण हैं वो ax + by बराबर c और ax + by बराबर c इस स्वरूप में पहले से ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको इसका स्वरूप बदलना नहीं है, ये पहले से ही उस स्वरूप में है। उसके बाद क्या देखा था हमने, उसके बाद a1 b1 और c1 a2 b2 c2 ये ढूंढना है, ठीक है। तो पहले समीकरण में x का जो गुणांक है, यहाँ पे पहला समीकरण में जो x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करते हो, कुछ नहीं होता तो आप 0 ले लेते हो, लेकिन 0 लोगे तो रॉन्ग होगा, क्योंकि 0 को x से गुणा करेंगे, हमने देखा था 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है 1 होता है अगर कुछ नहीं होता, ठीक है। y का गुणांक कितना है 2 और यहाँ पे जो आपका अचर है वो -1 है, तो x का जो गुणांक होगा वो आपका a1 हो जाएगा, y का जो गुणांक है वो आपका b1 हो जाएगा और जो तुम्हारा अचर है वो c1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और जो अचर है वो c2, ठीक है। तो a2 2, b2 -3 और c2 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, d ढूंढना है। d का जो सूत्र है वो a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो a1 a2 देखिए स्टूडेंट्स क्या है 1 और 2, तो हमने यहाँ पे 1 और 2 लिख दिया।
B1 B2 कितना है, B1 B2 कितना है 2 और -3, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 और -3 लग दिया। ठीक है, अब ये -3 1 से गुणा होगा और ये जो 2 है वो 2 से गुणा होगा, तो 1 गुणे -3 और 2 गुणे 2 यहाँ पे हमने लिख दिया, और दोनों के बीच में फॉर्मूला के हिसाब से जो सूत्र है उसके हिसाब से माइनस। ठीक है, अब 3 1 कम 3 होता है और प्लस और माइनस -3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 7 है। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि बड़े अंक जो है आपका 4 उसको जो चिन्ह है वो माइनस है, इसीलिए आंसर में भी माइनस होगा। ठीक है, तो आपका डी मिल गया -7। अब dx ढूंढना है, dx का फॉर्मूला क्या है C1C2 B1 B2, ये इसके सूत्र है। C1C2 देखिए कितना -1 और 12, तो उसके जगह पे उसका मान रख दिया -1 और 12। B1 B2 कितना है 2 और -3, देखो यहाँ पे भी हमने B1 B2 का मान रखा है 2 और -3, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 और -3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या होगा, अब आगे -3 जो है वो 1 से गुणा होगा और 12 जो है वो 2 से गुणा होगा, और ये दोनों को हम घटाएंगे। ठीक है, तो -1 गुणे -3 और यहाँ पे -2 गुणे 12। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3 1 कम 3। ठीक है, माइनस माइनस हट गया, आपका प्लस हो जाता है, और 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखो 3 को प्लस है, 24 को माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 24 में से 3 गया तो 21 बचेगा, लेकिन बड़ा अंक जो 24 है उसको जो चिन्ह है वो माइनस है, इसीलिए आपके आंसर में भी माइनस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा dx जो है वो कितना आ जाएगा आपका -21। ठीक है, अब हमें डिवाइड ढूंढना है। ठीक है, डिवाइड ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या है A1 A2 C1 C2। ठीक है, A1 A2 का मान 1 और 2 था और C1 C2 का मान -1 और 12 था, यहाँ पे हमने C1 C2 का मान रखा था। ठीक है, अब ये जो 12 है वो 1 से गुणा होगा और 2 जो है वो -1 से गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 1 कम और यहाँ पे -1। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए -1 को मैंने ब्रैकेट में रखा है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक माइनस तो खुद 1 को है और दूसरा ये सूत्र का, और ये दोनों एक साथ हैं यानी गुणा हो रहा है। जब भी दो चिन्ह आपस में गुणा होता है तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा जो होता है उसको संख्या को चिन्ह के साथ हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे -1 को ब्रैकेट में रखा गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ये -1 गुणे 2 क्या होगा, 2 1 कम 2 होता है, और ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -2 हो गया। अब यहाँ पे बाहर माइनस है, माइनस गुणा हो रहा है माइनस से, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा था ना, जब भी बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे अंकों के जो चिन्ह होते बदल जाते हैं। अब अंदर माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिए तो 12 + 2 कितना हो जाता है स्टूडेंट्स, 14 हो जाता है। तो dy कितना मिल गया हम लोगों को, 14 मिल गया। अब क्रैमर के नियमानुसार, क्योंकि हमें तो d मिल गया है, dx मिल गया है और dy मिल गया है, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्रैमर का नियम लगाना है, और x का जो सूत्र है dx/d और y का जो सूत्र है dy/d वो लगा करके हल करना है। ठीक है, dx देखो यहाँ पे कितना है -21 और d कितना आया था -7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 7 1 कम 7, 7 3 21। ठीक है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या, 3/1। 3/1 का मान कितना होता है, 3 ही होता है। ठीक है, y जो है dy/d इसका सूत्र है, तो d कितना है -7 और dy कितना है 14। ठीक है, तो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कैसे आ गया, आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 जो है वो आपका माइनस था। ठीक है, और ऊपर प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस होता है तो जैसे इसमें कट गया, लेकिन यहाँ पे एक माइनस था तो आंसर में भी एक माइनस जरूर आएगा। ठीक है, तो दिए गए युगपत समीकरण का आपका हल कितना है, 3 और -2। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल जो है वो 6x - 4y बराबर -12 है। ठीक है, अब हम इसे हल करेंगे, और दूसरा जो समीकरण है 8x - 3y बराबर -2 है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये ax + by बराबर c इस स्वरूप में है कि नहीं। अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका जो x और y जो चरांक है वो बाएं पक्ष में है, और जो अचर है वो आपका दाएं पक्ष में, दोनों ही समीकरण में, तो ये पहले से ही, ठीक है, ये पहले से ही ax + by बराबर c इस स्वरूप में है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अगला स्टेप क्या है, हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये ढूंढना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण पहले में जो x का गुणांक है वो a1, y का जो गुणांक है वो b1। अब यहाँ पे y का गुणांक माइनस में है तो हमने देखो b1 क्या रखा, -4 रखा, माइनस लगाना ज़रूरी है, और जो आपका अचर है वो माइनस में है, तो यहाँ पे c1 आपका जो होगा वो -12 हो गया। ठीक है, a2 8
b2, ठीक है। दूसरे समीकरण में जो x का गुणांक है वो a2, y का जो गुणांक है वो b2 और जो अचर है वो c2, ठीक है। तो a2 b2 c2, तो आपका 8 -3 और 2 -2 इस तरीके से आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, आपको d dx और dy ढूंढना है, ठीक है। तो d ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, आपका सूत्र क्या है, a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो आपका जो a1 है वो 6 है और a2 जो है वो 8 है, तो यहाँ पे हमने 6 और 8 लिख दिया। b1 b2 कितना है स्टूडेंट्स, b1 है -4 और b2 है -3, ठीक है। तो यहाँ पे -4 और -3 लिख दिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, -3 जो है वो 6 से गुणा होगा और 8 जो है वो -4 से गुणा होगा, ठीक है। तो 6 गुणे -3 और -4 गुणे 8, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो 4 को माइनस था इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले का भी माइनस है और दो चिन्ह एक साथ रखते हैं तो हमें वहाँ पे ब्रैकेट में करना होता है, ठीक है। अब ये 8 चौक 32 होता है, लेकिन 8 को प्लस है और 4 को माइनस है, तो 8 चौक 32 प्लस माइनस माइनस, तो हमने -32 इसको ब्रैकेट में रखा और ये जो माइनस था फॉर्मूले का वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा अगले लाइन में, ये जो माइनस माइनस था दोनों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वो प्लस हो गया, ठीक है, आपको दिख रहा है। लेकिन 18 को माइनस है तो ये प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 32 में से 18 गया तो क्या हो जाएगा, 14 होगा। और 32 यानी जो बड़ा अंक है आपको उसको चिन्ह प्लस है तो आपके आंसर में भी प्लस होगा, तो आपको डी मिल गया 14। अब आपको dx और dy ढूंढना है, ठीक है। तो dx का जो सूत्र है वो c1 और c2 और b1 और b2, ठीक है। आपका c1 और c2 कितना है स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे c1 और c2 जो है -12 और -2 है, ठीक है। तो उसका मान यहाँ पे हम रखेंगे -12 और -2, और b1 b2 कितना है यहाँ पे -4 और -3, ठीक है। तो वो उसका हमने मान रख दिया यहाँ पे। अब क्या होगा, -3 जो है वो -12 से गुणा होगा और -2 जो है -4 से गुणा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो -3 गुणे -12 और यहाँ पे -4 गुणे -2, यहाँ पे मैंने -4 को भी ब्रैकेट में रखा और -2 को भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब 4 दूनी 8 होता है और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये +8 आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे जो माइनस है, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 8 जो प्लस था वो भी माइनस हो जाएगा, तो 36 - 8, 36 में से 8 गया तो 28। बड़े अंक का जो आपका चिन्ह था वो क्या था, प्लस था, तो आपके आंसर में भी प्लस आएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, dx बराबर 28, ठीक है। अब हमें dy ढूंढना है, dy का सूत्र क्या है, a1 a2 और c1 c2, ठीक है स्टूडेंट्स। a1 a2 कितना है, 6 और 8, और c1 c2 कितना है, -12 और -2। अब ये जो -2 है वो 6 से गुणा होगा, 8 जो है वो -12 से गुणा होगा, तो 6 गुणे -2 और -12 गुणे 8, ठीक है। तो -12 को हमने क्या किया है, ब्रैकेट में रखा है। अब 12 8 कितना होता है, 96 होता है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस का जो चिन्ह है फॉर्मूले में वो हमने यहाँ पे बाहर लिखा है। अब माइनस माइनस स्टूडेंट अगली लाइन में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 96 हो गया और यहाँ पे 12 को क्या है, माइनस है। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 96 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 84, और बड़े अंक का जो चिन्ह है वो प्लस में है, इसीलिए आपका डिवाई क्या हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा, यानी 84 आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने डी ढूंढ लिया, dx ढूंढ लिया, dy ढूंढ लिया। अब हमें क्या ढूंढना है, x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान कैसे निकलेगा, x का मान कैसे निकलेगा, फॉर्मूला लगाना है हम लोग को क्रैमर के नियमानुसार, dx/dx का मान होता है और y का मान dy/d होता है। तो dx कितना हम लोग को मिला है, 28, ठीक है। तो 28/14, d हमारा 14 था, ठीक है। तो ये दोनों 14 के पहाड़ा में आता है, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, तो x का मान कितना मिल गया, 2। y का मान क्या है, dy/d, ठीक है। तो dy कितना है, 84 और d कितना है, 14, ठीक है। तो 14 एकम 14 और 14 14 6, ठीक है। तो y का मान कितना मिल गया, हमें 6 मिल गया। तो x हमारा 2 है और y हमारा 6 है। तो दिए गए समीकरण का, ठीक है, दिए गए युगपत समीकरण का हल कितना है, 2 और 6, ठीक है स्टूडेंट्स। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने वीडियो को स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 5वां, ठीक है। प्रश्न 5वां है आपका 4m + 6n, ठीक है। 4m + 6n बराबर 54 और 3m + 2n बराबर 28, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो देखना है क्या ये ax + by बराबर c इस स्वरूप में है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ax + b मतलब आपका जो m और n है वो बाएं पक्ष में है और आपका जो अचर है वो दाएं पक्ष में है, ठीक है। दोनों ही समीकरण में मतलब ये ax + by बराबर c इस स्वरूप में है।
अब आपको यहाँ पे आगे क्या करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ढूंढना है। तो पहले समीकरण में m का जो गुणांक होगा वो A1, n का जो गुणांक होगा वो B1 और जो यहाँ पे अचर है वो आपका C1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे समीकरण में m का गुणांक A2, n का गुणांक B2 और जो अचर है आखिरी वाला वो 28 हो जाएगा। ठीक है, वो आपका C2 हो जाएगा। तो A1 4, B1 6, C1 54। ठीक है, A2 3, B2 2 और C2 28। ठीक है, इस तरीके से आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये लाने के बाद आपको dx डिवाइड होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो ax प्लस बी वाई बराबर c स्वरूप में है कि नहीं। उसके बाद हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये दूसरा स्टेप था ढूंढना। उसके बाद d ढूंढना है, dx ढूंढना है और डिवाइड होना है। और चौथा स्टेप क्या है, x और y ढूंढना है। तो d ढूंढने के लिए A1 A2 B1 B2। अब A1 A2 जो है वो आपका क्या है, 4 और 3, तो हमने यहाँ पे 4 और 3 रख दिया। ठीक है, B1 B2 क्या है, 6 और 2, तो यहाँ पे हमने 6 और 2 रख दिया। अब 2 जो है वो 4 से गुणा होगा, 3 जो है वो 6 से गुणा होगा। तो यहाँ पे 4 2 से गुणा हो रहा है और 6 3 से गुणा हो रहा है और दोनों के बीच में माइनस। ठीक है, तो ठीक है 4 2 8 होता है और 6 3 18 होता है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस फॉर्मूला का है। ठीक है, अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 18 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 10। लेकिन यहाँ पे जो बड़ा अंक 18 है उसको चिन्ह कितना है, माइनस। तो आपके आंसर में भी क्या हो जाएगा, -10। तो आपको डी मिल गया यहाँ पे -10। स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, dx ढूंढना है और dy ढूंढना है। ठीक है, dx के लिए सूत्र है C1 C2 B1 B2। आपको C1 C2 कितना मिला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 54 और 28 है। ठीक है, तो उसका मान हमने रख दिया 54 और 28। और B1 B2 कितना है, 4 और 6, वो भी हमने मान रख दिया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो 2 है वो 54 के साथ गुणा होगा, 54 के साथ गुणा होगा सॉरी, और 28 जो है वो 6 से गुणा होगा। तो 54 2 108 होता है और 28 6 168 होता है। ठीक है, अब क्या होगा स्टूडेंट, इसको माइनस और इसको प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, 168 में से 108 गया तो कितना बचेगा, 60। और यहाँ पे जो माइनस है बड़े अंक का चिन्ह वो आंसर में लगेगा। मतलब आपने dx भी ढूंढ लिया, dx कितना है, -60 आ रहा है आपका। ठीक है, अब आपको बस डिवाइड ढूंढना है और उसके बाद x और y। ठीक है, dy कितना है, फॉर्मूला इसका सूत्र क्या है, A1 A2 और C1 C2। ठीक है, तो A1 A2 कितना है, 4 और 3, C1 C2 कितना है, 54 और 28। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या होगा, 28 जो है वो 4 से गुणा होगा और 3 जो है वो 54 से 54 से गुणा होगा। ठीक है, तो 28 4 112 होता है और 54 3 162 होता है। ठीक है, अब प्लस और माइनस क्या होगा स्टूडेंट, माइनस होगा। 162 में से 112 गया तो कितना बचेगा, 50। लेकिन यहाँ पे बड़े अंक को माइनस है चिन्ह, तो आपके आंसर में भी माइनस आएगा। तो आपको डिवाई कितना मिल गया, -50। अब हमें एक्स और वाई ढूंढना है। उसके लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्रैमर का नियम लगाएंगे। क्रैमर का नियम क्या है, क्रैमर के नियमानुसार क्या हो जाएगा, x बराबर dx बटे डी और y बराबर dy बटे डी। dx कितना है, आपको dx कितना आया था, अगर आप dx देखेंगे तो -60 था और d जो है वो -10 था। ठीक है, तो -60 बटे -10, तो क्या होगा स्टूडेंट, माइनस माइनस जो है वो कट जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, 60 और 10, तो 10 एकम 10, 10 छक्के 60। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो y का फॉर्मूला क्या है, dy बटे डी। ठीक है, तो dy कितना -50 और d कितना -10, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, 10 1 और 10 5 मतलब y का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आपको दो सूत्र मिल, ठीक है, आपको दोनों मान मिल गए। दिए गए युगपत समीकरण का जो हल है वो क्या है, 6 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब छठवां सवाल देखते हैं। ठीक है, सबसे आखिरी सवाल है प्रश्न संग्रह 1.3 का। छठवां सवाल, आपको दो समीकरण दिया गया है, 2x + 3y बराबर 2 और x - 5/2 और 1/2 बराबर 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दूसरे समीकरण में आपको भिन्न दिख रहा है, ठीक है, बटे में दिख रहा है। तो पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये समीकरण ax + by बराबर c इस स्वरूप में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों ही जो चरांक है, ठीक है, x और y, ये बाएं पक्ष में है और जो आपका अचर है वो दाएं पक्ष में, मतलब ये ax + by बराबर c इस स्वरूप में है। ठीक है, आपको लाना नहीं, बदलना नहीं। अब आपको क्या करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, ये ढूंढना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले समीकरण में x का गुणांक A1 है तो A1 2 हो गया, y का गुणांक 3 है तो B1 आपका 3 हो गया, और जो अचर है वो आपका 2 है तो आपका C1 कितना हो गया, 2। ठीक है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक कुछ नहीं स्टूडेंट्स, क्या होता है, 1 है यहाँ पे, तो A2 आपका क्या हो गया, 1। ठीक है, ये y जो है मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, y गुणे 1।
ठीक है, तो y गुणे 1 y ही होता है। इसका मतलब इसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे b2 क्या हो जाएगा, -1/2। माइनस क्यों, क्योंकि y को माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका जो c2 है वो क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अगर y के साथ यहाँ पे 5 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होता तो आपका b2 क्या हो जाता, 5/2 होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो y के साथ कुछ नहीं था तो मैंने आपको बताया ना 1 होता है, तो 1/2 आपका वहाँ पे गुणांक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 ढूंढ लिया। अब हमें क्या करना है, d ढूंढना है। d का फॉर्मूला क्या है, a1 a2 b1 b2। a1 a2 कितना है, 2 और 1। b1 b2 कितना है, 3 और -1/2। तो हमने यहाँ पे 2 और 1 लिख दिया, 3 और -1/2 लिख दिया। अब ये जो -1/2 है वो 2 से गुणा होगा और 1 जो है वो 3 से गुणा होगा, तो 2 गुणे -1/2 आप यहाँ पे देख रहे हो और 3 गुणे 1 आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, और बीच में क्या है, माइनस। ये जो माइनस है वो सूत्र का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो 2 है ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ -1। तो यहाँ पे देखो आप -1 दिख रहा है आपको, और 3 गुणे 1 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, ये 3 हो गया। अब ये माइनस है तो माइनस 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 क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस होता है। ठीक है, तो 3 और 1 4 होता है, और यहाँ पे बड़े अंक का चिन्ह माइनस है तो आंसर में भी माइनस, मतलब डी आपको मिल गया -4। अब आपको dx ढूंढना है। dx का सूत्र है c1 c2 b1 b2। c1 c2 देखो कितना है, 2 और 1/2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 और 1/2। ठीक है, b1 b2 कितना है, 3 और -1/2, हमने लिख दिया 3 और -1/2। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आगे जो ये -1/2 है वो 2 से गुणा होगा और 1/2 जो है वो 3 से होगा। देखो यहाँ पे 2 गुणे -1/2। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 और 2 कटेगा, लेकिन हम ये 2 को काट देंगे। ठीक है, अगर मैं काट देता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ -1 बचेगा। अब यहाँ पे 2 और 3 तो कटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3/2। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं आ रहा स्टूडेंट्स, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, 1 होगा, और ये दोनों में करना क्या, हमें माइनस करना है। जब भी ऐसा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं कलर बदल देता हूँ, काला कर देता हूँ इसको। जब भी ऐसा होगा, ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको 9th में बताया था कि इसका जो हर है वो जब तक सेम नहीं होता, ठीक है, जब तक सेम नहीं होता तब तक हम इसको हल नहीं कर सकते, ना भाग कर, ना माइनस कर सकते, ना प्लस। तो हर सेम करने के लिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। नीचे किया, ठीक है, हर में किया तो हम अंश में भी करेंगे, तो ऊपर, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तब नीचे 2 आएगा। स्टूडेंट्स, इससे अच्छा एक काम करो ना, यहाँ पर जो है हम इसको काटते ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको काटेंगे ही नहीं। ठीक है, तो नहीं काटेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, ये जो -2 है, ठीक है, जो -2 है, ये जो 2 है वो 2 एकम -2 हो जाएगा, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, -2 बटे क्या मिलेगा, 2, और एक तरफ क्या मिलेगा, -3 बटे हमें 2 मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये नीचे का जो हर था आपका वो सेम हो गया। ठीक है, हर सेम हो गया तो मैं उसको एक ही बार लिखूंगा, यहाँ पे मैंने 2 को एक ही बार लिखा, और ऊपर जो है अब मैं जोड़ सकता है घटा सकता हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे घटाना है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह यहाँ पे कितना माइनस है, तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो -5/2 ये dx आएगा। अब हमें डिवाइड होना है। डिवाइड का सूत्र है a1 a2 c1 c2। ठीक है, a1 a2 कितना है, 2 और 1, c1 c2 कितना है, 2 और 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 गुणे 1/2 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 गुणे 1/2। अब हम क्या करेंगे इसको, तो ये 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 और 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा, 1, तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 1 लिख दिया। अब ये 2 1 सा 2 होता है, 2 एकम 2 होता है, तो वो लिख दिया हमने। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बड़े अंक का चिन्ह माइनस था तो माइनस। अभी हमें डी वाई भी मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने डी ढूंढ लिया, डी वाई ढूंढ लिया, डी एक्स ढूंढ लिया। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई ढूंढना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रैमर का नियम लगाएंगे। क्रैमर का नियम कहता है कि एक्स का मान ढूंढना है तो डी एक्स बटे डी ढूंढना होगा। डी एक्स कितना आया, -5/2, तो -5/2 और डी से भाग करना है, यानी -4। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसा मिलता है, जब भी, ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए ऊपर भिन्न है, अंश में भिन्न है, तो अंश में जो हर है, आपका जो अंश में हर है वो आपके वास्तविक हर से गुणा हो जाएगा। पूरे भिन्न में से जो हर है उससे गुणा होगा, यानी 2 जो है वो 4 से गुणा होगा, तो 4 दूनी 8 होता है, प्लस माइनस माइनस है। अब ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, अंश और हर में दोनों जगह, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 5/8 एक्स हो जाएगा। तो y का जो सूत्र है वो क्या है, dy/d। ठीक है, dy आपको कितना मिला है, यहाँ पे देखिए -1, आपका d कितना है, -4, तो -1/-4 हमने लिख दिया यहाँ पे।
ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया। आपका x है 5/8 और आपका y है 1/4। ठीक है, तो दिए गए युगपत समीकरण का हल क्या है 5/8 और 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपके स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा छठवां सवाल था, प्रश्न संग्रह 1.3 का सबसे आखिरी सवाल था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारा जो प्रश्न संग्रह 1.3 वो खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम प्रश्न संग्रह 1.4 देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।